से फिर शुरू करते हैं। सब लोग जुड़ गए हैं? हाँ, लिंक आ गया है, चलिए जुड़िए सब लोग। कहाँ पे लिखा रहे थे, कोई विद्यार्थी बताए मुझे। प्रश्न था भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्यों द्वारा विरूपित काव्य का उद्घाटन करते हुए उसमें अच्छा, काव्य प्रतिभा हेतु। की बताइए। जी सर। चलिए लिखिए, लिखना शुरू करिए। उत्तर लिखिए। कल उसके विषय में कुछ चर्चा की थी, आज उसी को लिखाएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप लक्षण, काव्य के स्वरूप लक्षण के विवेचन के साथ ही साथ आचार्यों ने काव्य हेतु पर भी सूक्ष्मता से विचार किया है। सूक्ष्मता से विचार किया है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की सामर्थ्य, काव्य की सामर्थ्य के मूल घटक तत्व, अर्थात ऐसे तत्व में काव्य प्रणयन की क्षमता के मूल कारण होते हैं, क्षमता के मूल कारक होते हैं। इस संबंध में आचार्य भामह से लेकर पंडित राज जगन्नाथ आदि आचार्यों ने पर सूक्ष्मता से विचार किया है। सूक्ष्मता से विचार किया है। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने अपने काव्यालंकार में
व्युत्पत्ति और अभ्यास, प्रतिभा, इसको ऐसे लिखिए, मैं ठीक है ऐसे लिखिए, जैसे लिखा है ऐसे लिखिए। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीन काव्य हेतुओं की चर्चा की है। तीन काव्य हेतुओं की चर्चा की है और कालांतर में अन्यान्य आचार्यों ने भी अन्यान्य आचार्यों ने भी इसे ही मूल काव्य हेतु माना है। संदर्भ में भामह की कारिका इस प्रकार है। जैसे नीचे दो पंक्तियां लिखिए, एक श्लोक लिखिए। काव्यम तु जायते जातु, काव्यम तु जायते जातु तस्य चित प्रतिभावतः, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, शब्दाभिधेये विज्ञाय, शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तदुपासनम्, तदुपासनम् अर्थात नीचे लिखिए, अर्थात काव्य प्रतिभा के ही कारण संभव होता है। काव्यम तु जायते जातु, जायते जातु जो प्रकट होता है, जन्म लेता है। कस्य प्रतिभावतः, निसंदेह प्रतिभा के कारण। काव्य निसंदेह क्या लिखा? काव्य प्रतिभा के कारण, काव्य प्रतिभा के कारण ही संभव होता है। किंतु व्युत्पत्ति और उपासना या अभ्यास, व्युत्पत्ति और उपासना या अभ्यास के द्वारा वह परिपुष्ट होता है। पैराग्राफ बदल के, भामह की परंपरा में दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य भामह की परंपरा में दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य दंडी ने नैसर्गिकी प्रतिभा निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अभ्यास
को काव्य का मूल कारण बताया है। अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अपने ग्रंथ काव्यादर्श में उनका कथन इस प्रकार है। ऐस करके नीचे लिखी, नैसर्गिकी च प्रतिभा नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम् श्रुतं च बहु निर्मलम्। सेकंड पंक्ति दूसरी लाइन, अमंदस्या अभियोगस्या अमंदस्या अभियोगस्या कारणं काव्य संभवम् कारणं काव्य संभवम्। उक्त काव्य हेतुओं में दंडी ने उक्त काव्य हेतुओं में दंडी का सर्वाधिक बल कविता करते रहने के अभ्यास पर है। मानते हैं कि नैसर्गिक प्रतिभा भले ही कम हो, लेकिन यदि कोई कवि निरंतर काव्य करते रहने का अभ्यास कर रहा है, लगातार कविता लिख रहा है, लिखने का अभ्यास कर रहा है, बेहतर से बेहतर लिख रहा है, लिखना चाहता है, लिखने की इच्छा या आकांक्षा रख रहा है, प्रयत्नशील है बेहतर से बेहतर करने के लिए, बेहतर से बेहतर लिखने के लिए, एक दिन वह कालिदास महान कवि हो जाता है। वह नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति से कहीं अधिक अच्छा काव्य लिख सकता है, ऐसी मान्यता दंडी। क्या लिखा, कविता करते रहने का अभ्यास करें। पूरा वाक्य बोलो। उक्त काव्य हेतु में दंडी आचार्य सर्वाधिक बल कविता करते रहने का अभ्यास करें। अभ्यास पर देते हैं। उनका मानना है कि किसी कवि में जन्मजात प्रतिभा भले ही औरों से कम हो, किंतु यदि वह निरंतर काव्य का अभ्यासी हो, निरंतर काव्य करने का अभ्यासी हो, तो औरों से कहीं अधिक उम्दा बेहतर कभी वह सिद्ध होता है।
पैराग्राफ बदल के, वामन, रुद्रट और आनंदवर्धन जैसे आचार्यों ने, वामन, रुद्रट और आनंदवर्धन जैसे आचार्यों ने आगे चलकर काव्य हेतुओं के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए। परवर्ती आचार्यों ने अलंकारवादी आचार्य राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के अतिरिक्त समाधि को भी काव्य का एक अन्य हेतु बताया है। परंतु समाधि नामक काव्य हेतु को आगे के आचार्यों ने कोई खास महत्व नहीं दिया। आचार्यों के मतों का विश्लेषण करते हुए काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट ने भी काव्य के इन्हीं तीन हेतु की ओर संकेत किया है। प्रतिभा की जगह निपुणता शब्द का प्रयोग, प्रतिभा की जगह निपुणता शब्द का इनके द्वारा किया गया प्रयोग अवश्य ही कुछ नवीन सा लगता है।
की कारिका इस प्रकार है। मोहम्मद की कारिका इस प्रकार है। नीचे लिखिए शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्य व्यवहार वीक्षणात्। काव्य व्यवहार वीक्षणात् नीचे से काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास। काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास हेतुस्तव उद्भवे। हेतुस्तव उद्भवे। निपुणता लोकशास्त्र। निपुणता लोकशास्त्र का परिज्ञान और काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास काव्य करते रहने का अभ्यास। निरंतर काव्य करते रहने का अभ्यास। यही काव्य के तीन मूल हेतु कहे जा सकते हैं। अग्नि पुराणाकार विश्वनाथ भोजराज और जगन्नाथ आदि आचार्यों ने भी काव्य निर्माण प्रक्रिया के पीछे काव्य निर्माण प्रक्रिया के पीछे के इन हेतुओं का उद्घाटन किया है। इन काव्य हेतुओं का अपनी तरह से उद्घाटन किया है। इस प्रकार सर्वसम्मति से काव्य के तीन हेतुओं को काव्य के तीन मान्य हेतुओं को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार है। स्वीकार किया गया है जो इस प्रकार है। गैस करके नीचे 1 2 3 या सब करके लिखिए। प्रतिभा नंबर 2, नीचे नंबर 2 व्युत्पत्ति, फिर उसके नंबर 3 प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। सर तीसरा क्या है? हाँ? तीसरा क्या है सर? अभ्यास।
प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। नंबर 1 स्क्रीन डालिए बाईं तरफ, प्रतिभा। भारतीय काव्यशास्त्र अंतर्गत जिन 3 काव्य हेतुओं की चर्चा बारंबार की जाती है, उनमें प्रतिभा का महत्व अद्वितीय है। प्रतिभा को ही कवित्व की मूल बीज शक्ति को ही कवित्व की मूल बीज शक्ति लगभग सभी विद्वानों ने माना है। दंडी, वामन, रुद्रट, भट्टतौत, अभिनवगुप्त, कुंतक, महिम भट्ट, राजशेखर, मम्मट, विश्वनाथ, विद्यानाथ और पंडित राज जगन्नाथ आदि सभी ने एक स्वर में प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया। पैराग्राफ बदल के प्रतिभा पर प्रथम प्रकाश डालने वाले आचार्य दंडी हैं। अपने ग्रंथ काव्यादर्श में दंडी ने प्रतिभा के संदर्भ में कहा है कि सबके नीचे एक पंक्ति लिखी, पूर्व वासना गुणानुबंधी, पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम, प्रतिभानम अद्भुतम, पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम। या आप नीचे से लिखिए, यहाँ पर पूर्व वासना से, यहाँ पर पूर्व वासना से का अभिप्राय जन्म जन्मांतरगत
संस्कार से है। इसके विषय में मैं कल बता रहा था। यह जन्म जन्मांतर से संचित संस्कार का प्रतिफल होता है। जन्म जन्मांतर का संस्कार है। आचार्य वामन ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही है। उन्होंने प्रतिभा को कवित्व की मूल बीज शक्ति मानते हुए लिखा कि कवित्व की मूल बीज शक्ति मानते हुए लिखा कि डैश करके नीचे गद्य में है, लेकिन संस्कृत में लिखा है तो वैसे ही लिखते जाइएगा जैसे मैं बोल। तो श्लोक में नहीं लिखना है, गद्य की तरह लिखना है। कवित्वं बीजं प्रतिभानम कवित्वं बीजं प्रतिभानम आगे लिखती है। कवित्वस्य बीजं कवित्वस्य बीजं कवित्व बीजं कवित्व बीजं कवित्व बीजं देखिए उसमें लिख जाइए। जन्मांतरगत संस्कार विशेष जन्मांतरगत संस्कार विशेषः कश्चित् यस्माद् बिना काव्य न निष्पद्यते। कश्चित् यस्माद् काव्य न निष्पद्यते, अर्थात इसके बिना काव्य निष्पन्न नहीं हो सकता। न निष्पद्यते अर्थात कवित्व का मूल कारण प्रतिभान, ब्रैकेट में लिखिए प्रतिभा है। जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से जन्म जन्मांतर के संस्कारों से संचित होती है, इसके बिना काव्य निष्पन्न नहीं हो सकता। इसके बिना काव्य निष्पन्न नहीं हो सकता। पैराग्राफ बदल करके काव्य हेतुओं पर विचार करने वाले आचार्यों ने काव्य हेतुओं पर विचार करने वाले आचार्यों ने राजशेखर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा को काव्य का मूल कारक तत्व स्वीकार किया है। प्रतिभा का वर्गीकरण भी प्रतिभा का वर्गीकरण ऐसे लिखिए, प्रतिभा का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ठीक है, डैश करके नीचे बीच में लिखिए प्रतिभा, थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ के नीचे बीच में लिखिए प्रतिभा, और एक रेखा खींचिए, इस तरह एरो बनाइए, एक इस तरफ एरो बनाइए, 2 एरो बनाइए दोनों तरफ। प्रतिभा के नीचे से एक रेखा खींचिए सीधी, और फिर एक बड़ी लाइन खींचिए और दोनों तरफ नीचे एरो बनाइए। और एरो के नीचे पहली तरफ लिखिए कार इत्री प्रतिभा, इसे वर्गीकरण करते हैं कार इत्री प्रतिभा। और जो दूसरा एरो है उसकी तरफ उसमें लिखिए भार इत्री प्रतिभा, सॉरी भाव इत्री प्रतिभा, भाव इत्री प्रतिभा। ये प्रतिभा के 2 भेद होंगे, कार्य इत्री प्रतिभा और भाव इत्री प्रतिभा। अब जो कार्य इत्री प्रतिभा जहां आपने लिखा है उसके नीचे से लाइन खींचिए, लाइन, और फिर एक बड़ी लाइन खींचिए, और जो आपने बड़ी लाइन खींचा है उसमें 3 एरो बनाइए, एक इस किनारे, एक उस किनारे, एक बीच से, माने उसके 3 भाग हैं, 3 भेद, प्रतिभा के 3 भेद। पहले में लिखिए सहजा, आहार्या, और तीसरे में लिखिए औपदेशिकी, औपदेशिकी। इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि राजशेखर ने प्रतिभा के 3 विभाजन किए हैं, कार्य इत्री प्रतिभा, भाव इत्री प्रतिभा। कार्य इत्री प्रतिभा कवि में पाई जाती है, यही वह प्रतिभा है जिसके कारण कोई कवि कविता कर पाता है। भाव इत्री प्रतिभा भावक में होती है, पाठक में होती है, श्रोता में होती है। यही वह प्रतिभा है जिसके कारण श्रोता या पाठक कवि के उस कविता के अर्थ के मर्म को समझता है। इसलिए प्रतिभा नहीं होती तो काव्य के अर्थ के मर्म को नहीं समझता। इसी प्रकार से सहजा, आहार्या और उपदेश की, सहजा जो प्रतिभा है, सहजा का मतलब है कि सहज प्राप्त है, अर्थात जन्मजात प्रतिभा, आजानिक जन्मजात प्रतिभा को ही राजशेखर ने। फिर जो है आहार्या है, आहार्या तंत्र मंत्र, गुरु का आशीर्वचन या गुरु का वरदान, इस पुराने जमाने में इस सब की मान्यता थी, तो उसे जो है तो सहजा जो जन्मजात प्रतिभा है वो सहजा है, सॉरी जो प्रतिभा शास्त्रों के अध्ययन से, मतलब एक तरह से व्युत्पत्ति मूलक की तरफ कर रहे हैं, जो प्रतिभा शास्त्रों के अध्ययन से अर्जित की जाती है वह आहार्या है, अर्जित प्रतिभा आहार्या है। और तंत्र मंत्र की उपदेश प्रतिभा घटित होती है, प्राप्त होती है, उपदेश। समय समाप्त हो गया है, अब इसके विषय में आगे कल लिखना है, अब जो टर्न आएगा उसमें लिखना है। यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल प्रश्न हो तो कर सकता है किसी के मन में कोई सवाल
या विद्यार्थियों का ये पूरा सदन प्रश्न विहीन है? ठीक है, तो लगभग सारी बातें क्लियर हैं, तो आज यहीं पे समाप्त करूं। वाणी का प्रयोग करके बताओ हाँ या नहीं। जी सर।